मैं फिर एक बार हाजिर हूं आपका अगला वीडियो लेकर के यूपी बोर्ड क्लास 10 गणित प्रश्नावली 1 का भी। और हम शुरू करते हैं पहले प्रश्न को ज्यादा बातचीत ना करते हुए, क्योंकि वीडियो लंबा बन जाता है, प्रश्न ज्यादा होते हैं और इसको थोड़ा शार्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रश्नावली 1 का भी पहला प्रश्न है, कुछ निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि जो संख्याएं दी हुई हैं इनका अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, तो बहुत आसान है, कक्षा हम 5, 6, 7, 8 में पढ़े हैं कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये होता है जो संख्या शून्य से कटे, जो संख्या 1 से कटे या सिर्फ अपने से कटे, ऐसे संख्याओं को हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो पहली संख्या हमको दी गई है 140। 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है तो क्या होगा इसका 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, 140 यानी कि 2 दूना 4 पचे 20, 20 सते 140। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, 2 2 बार है तो इसको हम क्या कर लेते हैं 2 के पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, चलिए अब अगला हम देख लेते हैं। अगला नंबर क्या संख्या दिया हुआ है 156 दिया हुआ है। अगली संख्या क्या है 156 है। अब इसका अभाज्य गुणनखंड जब हम करेंगे तो क्या आएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। फिर यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि 2 कितनी बार है, 2 बार है तो इसमें क्या कर लेंगे 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक है, आप लोग कॉपी कलम उठा करके इसको नोट करते रहिए और समझते रहिए। अगर समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगला है 3825। इसके अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं, तो इसके अभाज्य गुणनखंड है 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। यानी कि जब इन संख्याओं से हम गुणा करेंगे, इन संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3825 आएगा। तो देखिए 3 कितनी बार है 2 बार है और 5 कितनी बार है 2 बार है, तो इसको ऐसे लिख देंगे 3 के घाते 2 गुणे 5 के घाते 2 गुणे 17। चलिए अगला क्या है, अगला संख्या हम देख लेते हैं। अगला संख्या हमारा है कि 5005। अगला संख्या क्या है 5005। तो इसमें गुणा करवा लेते हैं 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। कितनी संख्याएं आई 4 संख्याएं और चारों क्या है अभाज्य हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनमें कोई डबल नहीं है तो इसको ऐसे ही हम लिख देंगे। यानी कि इसका अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं 5 है 7 है 11 है और 13 है। इनका अगर आपस में गुणा करवा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 5005। चलिए अगला है पांचवा क्या है 7429 यानी कि 7429। इसके अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं, तो इसके अभाज्य गुणनखंड है 17 गुणे 19 गुणे 23। ठीक है, तो यानी कि पहला सवाल जो पूछ रहा था कि इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड लिख देते, तो सबका हमने अभाज्य गुणनखंड लिख दिया है। अब चलिए हम अपने अगले सवाल पर चलते हैं। अब अपना अगला प्रश्न है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो हमको क्या करना है, कुछ पूर्णांक दिए हुए हैं, इनके एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं और तथा इनका जांच करना है कि अगर उन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करवा दिया जाए तो उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर, यानी ज्ञात क्या करना है, दो संख्याओं का ज्ञात करना हमको क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM के होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए पहली संख्या क्या है हमारे पास, तो पहली संख्या हमारे पास है 26 और 91। पहली संख्या देखिएगा 26 और 91, 26 और 91। चलिए पहले हम 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 26 और 91 का क्या हो गया 2 गुणे 13। ठीक ना, और अगला क्या हो जाएगा 91 का 7 गुणे 13। ठीक है, तो आपको देखना है कि दोनों में 13 क्या है कॉमन है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा 13 और एलसीएम निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम क्या कर लेंगे 2 गुणे 7 गुणे 13, यानी कॉमन को एक बार लिखेंगे, बाकी संख्याओं को उसी क्रम में लिख देंगे। तो कितना आ जाएगा 182। अब हमको क्या सिद्ध करना है, दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि 26 गुणे 91 बराबर क्या आना चाहिए एलसीएम गुणे एचसीएफ गुणे एलसीएम, यानी कि इसका एलसीएम ये है
और एचसीएफ क्या है, ये है। तो एचसीएफ यानी कि 13 गुणे 182 दोनों बराबर आना चाहिए। तो दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, इसका गुणा करेंगे तो आएगा 2366 और इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2366। पहले लिख दीजिए इति सिद्धम। क्या लिख देंगे आप, इति सिद्धम, यानी कि सिद्ध हो गया कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। ये इसका पहला था। चलिए हम इसके दूसरे पर चलते हैं। चलिए दूसरा है 510 और 92। 510 और 92। तो चलिए 510 का भाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 510 का भाज्य गुणनखंड क्या क्या होगा, 2 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 17। ठीक है, 510 का भाज्य गुणनखंड क्या क्या होगा, 2 गुणे में 3 गुणे में 5 गुणे में 17। और आपका 92 का गुणनखंड निकालते हैं, भाज्य गुणनखंड निकालना है तो क्या करेंगे, 2 गुणे 23। ठीक है, तो दोनों में क्या कॉमन है, 2। तो जो कॉमन संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, एचसीएफ हो जाएगी। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ 2। और हमको क्या निकालना है, इसके बाद एलसीएम निकालना है। तो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम क्या है, जो संख्याएं कॉमन है उसको एक बार लिखिए, बाकी संख्याओं को उसी क्रम में लिखते चले जाइए। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। तो इनका जब हम गुणा कराएंगे तो आएगा 23,460। कितना आ रहा है, 23,460। अब हमको दिखाना क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि 510 और 92 का गुणनफल। 510 गुणे 92 बराबर क्या आना चाहिए, एचसीएफ यानी कि 2 गुणे एलसीएम यानी कि 23,460 आना चाहिए। ठीक है, इन दोनों का मिला हुआ आना चाहिए। जब ये दोनों मिल जाएंगे तो संख्या आ जाएगी। तो इन दोनों का जब हम गुणा करवाएंगे तो कितना आ जाएगा, 46,920। और इन दोनों का जब गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 46,920। बस दोनों बराबर हैं। अब यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना। तो क्या लिख देंगे, इति सिद्धम। क्या लिख देंगे, इति सिद्धम, मतलब इसको हमने सिद्ध कर दिया। चलिए इसके अगले सवाल पर हम चलते हैं। चलिए इसका तीसरा है 336 और 54। तो 336 और 54, तो पहले 336 और 54 का हम क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। चलिए 336 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। और 54 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो इसमें देखिए 2 और 3 एक बार कॉमन है, तो क्या कर लेंगे, दोनों का एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ जो कॉमन है उनका आपस में गुणा करवा लीजिए। तो 2 गुणे 3 यानी कि एचसीएफ बराबर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसका एचसीएफ कितना आ गया, 6 आ गया। अब हमको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में हम क्या कर लेते हैं, एलसीएम में जो बाकी संख्याएं कॉमन संख्याओं को हम एक बार लिख लेते हैं और जो बाकी संख्याएं उसे क्रमागत के रूप में हम लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। ठीक है, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 3 और 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। तो क्या हो जाएगा, इनका जब गुणा करेंगे 3024 आएगा। क्या आएगा, 3024। अब देखिए एलसीएम कितना आ गया, 3024 आ गया। एचसीएफ क्या आ गया, 6 आ गया। तो हमको सीधे क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि इन दोनों का गुणनफल। तो यानी कि 336 गुणे 54 और बराबर क्या आना चाहिए, एचसीएफ यानी कि 6 गुणे एलसीएम यानी कि 3024 के गुणनफल के बराबर। तो दोनों का जब गुणा करवाएंगे तो इसका जब गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 18,144 बराबर कितना आ जाएगा, 18,144। तो यानी कि हमने दोनों बराबर हैं, मैंने सिद्ध कर दिया। तो ये क्या हो गया, इति सिद्धम। क्या करना था, ये सिद्ध करना था। तो हम क्या लिख देंगे, इति सिद्धम लिख देंगे। चलिए हम अपने अगले यानी कि तीसरे सवाल पर चलते हैं। चलिए अपने तीसरे क्वेश्चन चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी कि कुछ पूर्णांक दिए गए हैं, उनका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है और उनके द्वारा हमको क्या करना है, उनके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। तो पहला दिया हुआ है, देखिए 12, 15 और 17, यानी कि तीनों के हमको पहले क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 और 15 करेंगे तो क्या आ जाएगा, जानते हैं 3 गुणे 5 और 17 करेंगे तो क्या आएगा,
नहीं सॉरी 17 नहीं है 21 है, और थोड़ा मिस्टेक हो गया, हाँ इसमें 21 है, 21 का करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 गुणे 3। देखिए क्या हो रहा है 3 गुणे 7, 3 गुणे 7। चलिए थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो हम क्या करेंगे तीनों में कौन सा कॉमन है, 3 तीनों में कॉमन है, तो एचसीएफ बराबर क्या लिख देंगे, एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब एलसीएम हमको निकालना है, जब एलसीएम निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, जो बाकी है उनका गुणा करवा लेंगे और कॉमन को सिर्फ एक बार लिख देंगे। तो यानी क्या लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 420। यानी कि एचसीएफ क्या है, एचसीएफ है 3 और एलसीएम क्या है 420, और हमको क्या करना था अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना था। चलिए इसके अगले सवाल पर चलते हैं। इसका दूसरा है 17, 23 और 29 का गुणनखंड करना है। तो चलिए 17 भी अभाज्य संख्या है, 23 भी अभाज्य संख्या और 29 भी अभाज्य संख्या, या तो ये अपने से करेंगे या तो ये एक से करेंगे। तो इसका गुणनखंड क्या होगा 1 गुणे 17, 23 का क्या होगा 1 गुणे 23 और 29 का क्या होगा 1 गुणे 29। तो इनमें क्या है कॉमन, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड आएगा, क्या आएगा आपका 1, तो इनका एलसीएम क्या लिख देंगे, यानी कि एलसीएम नहीं एचसीएफ, एचसीएफ क्या हो जाएगा 1, इनका एचसीएफ क्या आ जाएगा 1। अब एलसीएम करना है तो एलसीएम में हम क्या कर देंगे 17 का 23 में गुणा कर देंगे, जो आएगा उसका गुणा कर देंगे 29 में, तो इसका क्या आ जाएगा 11,339 आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए इसके अगले सवाल पर चलते हैं। चलिए इसका अगला है 8, 9 और 25, 8, 9 और 25। चलिए हम इनका कर लेते हैं। 8 का क्या हो जाएगा 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 1 दुआ 2 2 दुना 4 2 दुना 4 दुना 8। फिर 9 का क्या हो जाएगा 1 गुणे 3 गुणे 3, और 25 का क्या हो जाएगा 1 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, अब क्या दिखाई दे रहा है तीनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है, 1 है। उभयनिष्ठ मतलब तीनों में कॉमन है, तो कौन सा है 1 है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा एचसीएफ, यानी कि एचसीएफ हो जाएगा 1 और एलसीएम क्या हो जाएगा एलसीएम, एलसीएम बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, यानी क्या आ जाएगा 1800। कितना आ जाएगा 1800। तो एचसीएफ क्या आ गया 1 और एलसीएम क्या आ गया 1800। चलिए हम इसका सवाल खत्म होता है, अगले चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न नंबर चौथा, यानी क्वेश्चन नंबर 4 दिया क्या है, पढ़ लेते हैं पहले इसको। दिया यदि एचसीएफ 306, यानी कि एचसीएफ, जरा इसको ध्यान से देखेंगे क्या लिखा है एचसीएफ, किसका एचसीएफ 306 और किसका 657 का, बराबर कितना दिया है 9 दिया है, तो एलसीएम क्या होगा, तो यानी कि 306 और 657 का एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या है लिखते हैं एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, जो दोनों संख्याएं दी गई हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा लिख दीजिए HCF। तो दोनों संख्याओं गुणनफल कर लेते हैं, तो 306 का गुणा कर लेंगे 657 में, और बटा HCF क्या दिया है 9 दिया है, तो HCF 9 लिख लेंगे। तो देखो 34 बार में यह कट जाएगा। ठीक है, 34 बार में कट गया। अब क्या करेंगे 34 गुणे 657 कर लेंगे। जब 34 का गुणा 657 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 22,338, यानी कि एलसीएम कितना आ गया 22,338। चलिए ये तो प्रूफ हो गया। चलिए हम अगले यानी कि 5वें सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, जरा ध्यान दीजिएगा इस पर। यदि एचसीएफ 225 और 60 का, यानी कि एचसीएफ किसका 225 का और 60 का बराबर किया गया हो 225 गुणे 5 माइनस 10x, तो क्या कह रहा है x की वैल्यू x बराबर क्या होगा यही ज्ञात करना है। तो हम अब ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं 225 और 60 का एचसीएफ निकाल लेते हैं।
यानी सबसे पहले क्या करेंगे 225 और 60 का एचसीएफ निकालेंगे। तो 225 का भाजपन कर लेते तो क्या क्या होगा 3 गुणे 3 गुणते 5 गुणते 5, ठीक है। उसके बाद 60 का हम करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो देखिए दोनों में क्या कॉमन है 3 कॉमन है, 3 और 5 कॉमन है दोनों में, तो 3 5 कॉमन है तो एचसीएफ बराबर क्या लिख लेंगे एचसीएफ बराबर 3 गुणे 5 यानी कितना आ जाएगा 15। एचसीएफ कितना आ गया देखिए 15 आ गया। अब हमको इसको सॉल्व करना है तो यानी कि इसके बराबर एचसीएफ के बराबर दिया है ना, तो 15 बराबर क्या लिख देंगे 225 गुणे 5 माइनस 10x, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं 225 का 5 में गुणा करवा दें तो 15 बराबर क्या हो जाएगा 225 में 5 का जब गुणा करवा लेंगे तो कितना आ जाएगा 1125 माइनस 10x। अब इसको इधर लेके जाएंगे यानी कि इसको इधर लेके जाएंगे और इसको इधर लेके आएंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 10x बराबर क्या हो जाएगा 1125 माइनस 15 हो जाएगा। तो जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1110 आ जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा 1110 बटे 10, तो 0 से 0 कट जाएगा क्या आ जाएगा 111। x की वैल्यू पूछा था, x की वैल्यू क्या है 111 है। चलिए हम छठवें क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा छठवां प्रश्न है यदि HCF यानी कि क्या रहा है यदि HCF कौन कौन संख्याओं का 120 का और 255 का क्या है 15 है, तो LCM क्या होगा, यानी कि इन दो संख्याओं का एचसीएफ अगर 15 है तो एलसीएम क्या होगा। तो मैंने आपको बताया कि एलसीएम निकालने का बहुत अच्छा फार्मूला है, यहां लिखिए एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का, ये दोनों संख्याएं हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा क्या हो जाएगा HCF। तो देखिए दोनों संख्याओं गुणनफल यानी कि 120 गुणे 255 बटा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और सॉरी 255 नहीं है 225 है, मिस्टेक हो गया 225, तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। तो 15 को जो हम 215 15 कितना होता है 225, तो 15 बार जाएगा और यहां क्या कर लेंगे 120 गुणे 15 तो कितना आ जाएगा बराबर 1800, कितना आ जाएगा 1800, यानी कि इसका एलसीएम बराबर क्या हो गया, एलसीएम बराबर क्या आ गया 1800 आ गया, ठीक है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 7 पर चलते हैं। हमारा 7वां प्रश्न है नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। तो नीचे ये आकृति बनी हुई है और इसमें x तथा y का मान ज्ञात करना है, तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर x आएगा और इन दोनों गुणनफल के बराबर y आएगा। तो हम क्या कर लेते हैं x बराबर ले लेते हैं 3 गुणे 7, तो कितना आ जाएगा x बराबर 21, कितना आ गया 21, और y बराबर क्या आ जाएगा y बराबर आ जाएगा जो है, अब देखिए 21 आया है तो y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर क्या आ जाएगा मतलब x बराबर 21 आ गया, तो x के स्थान पर क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा, तो क्या लिख देंगे 4 गुणे 21 यानी कि 4 एकन्ने 4 और 4 गुना के 8, यानी x बराबर क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा और y बराबर क्या आ जाएगा 84 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि आप क्या कर लीजिए x की वैल्यू क्या लिख लीजिए 21 और y की वैल्यू क्या लिख लीजिए 84 लिख लीजिए, यानी कि इन दोनों के गुणनफल के बराबर ये आएगा और इन दोनों गुणनफल के बराबर ये आएगा। चलिए हम अपने अगले सवाल यानी कि प्रश्न नंबर 8 पर चलते हैं। चलिए हम अपने प्रश्न नंबर 8 पर चलते हैं, दिया है पढ़ लेते हैं पहले प्रश्न को। 18 और 117 के एचसीएफ को 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है, यम का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम किसके किसके क्या लिखा हुआ है इसको पहले एक बार लिख लेते हैं। 18 और 117 के एचसीएफ को क्या लिखा गया है 18m माइनस 117। तो क्या कर रहा है पहले आप m की वैल्यू बताइए और फिर आप 18 और 117 का LCM बताइए, ठीक है कि LCM क्या होगा, ठीक है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं एक काम कर लेते हैं 18 और 117 का निकाल लेते हैं HCF, ठीक है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं 18 और 17 का HCF यानी कि 18 का भाज्य गुणनफल कर लेते हैं,
तो 18 बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 और 117 बराबर क्या हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 17। ठीक है, यानी कि 3 त्रिक का 9 और 9 का 17 में गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 117 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इन दोनों में कॉमन क्या है 3 और 3 कॉमन है तो एचसीएफ बराबर लिख लेंगे 3 गुणे 3 यानी कि 9। तो एचसीएफ कितना निकल गया अभी ध्यान दीजिएगा 9 निकल गया। तो जब एचसीएफ 9 निकल गया तो ये एचसीएफ के बराबर है। क्या है एचसीएफ के बराबर है तो हम क्या लिख देंगे 9 बराबर 18m माइनस 117। हम क्या लिखेंगे 9 बराबर 18m माइनस 117। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा जरा ध्यान दीजिएगा 18m इधर आएगा। ठीक है, 18m क्या होगा इधर आएगा, नहीं थोड़ा सा इसका रूट चेंज करते हैं। 18m माइनस 117 बराबर क्या आ जाएगा 9। ठीक है, अब चलिए हम अपने 117 को इधर लेके जाते हैं तो 18m बराबर 9 प्लस 117 यानी क्या हो जाएगा 126। ठीक है, तो 18m बराबर क्या आ जाएगा 126। तो यहां बराबर क्या आ जाएगा 126 बटे 18। काट दीजिए कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा। तो यानी कि m बराबर कितना आ जाएगा 7। तो m बराबर m की वैल्यू क्या आ गई m की वैल्यू आई 7। अब आपको क्या करना है इसका निकालना है एलसीएम। तो हमने पहले बताया है कि एलसीएम कैसे निकलेगा। तो एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि 18 गुणे 117 और बटे एचसीएफ 18 गुणे 117 बटे एचसीएफ। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं 9 गुना 18 और 117 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 234। तो एलसीएम बराबर क्या आ जाएगा एलसीएम यानी कि एलसीएम बराबर क्या आ जाएगा 234। तो यानी कि यम का मान कितना आ गया 7 आ गया और इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया 234 आ गया। ठीक है, चलिए हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 9, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। पहले इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। लिखा है क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n कहां समाप्त होना 0 पर समाप्त हो सकती है। कहां पर 0 पर इंड करना है इसको। तो चलिए ऐसा तो हो नहीं सकता लेकिन हम इसको बता दे रहे हैं। तो लिख देंगे हम पहले 6n के अभाज्य गुणनखंड पर निकालते हैं। 6n के अभाज्य गुणनखंड तो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2 गुणे 3 और इस पर क्या हो जाएगा n का पावर यानी कि 2 3 6। हाँ, अगर यहां पर 3 की जगह पर 5 होता तब 10 आता और तब कहां समाप्त होता 0 पर समाप्त होता। तो यहां हम लिख देंगे अगर यहां पर क्या होता 5 होता। क्या होता अगर यहां पर 5 होता तो संख्या 0 पर समाप्त होगी। तो यहां लिखेंगे अतः ऐसी कोई संख्या नहीं जो 6 के घाते n को 0 पर समाप्त कर सके। 6 के घाते n को 0 पर समाप्त कर सके। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10। चलिए प्रश्न नंबर 10 लिखा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5 भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्याएं क्यों हैं तो पहले हम इनको लिख लेते हैं। किसके किसके बारे में बात कर रहा है तो बात कर रहा है 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5 इसकी बात कर रहा है। कह रहा है क्या ये दोनों संख्याएं जो है वो भाज्य हैं। तो चलिए हम पहले इसका कर लेते हैं फिर इसका कर लेते हैं। तो इन दोनों में कुछ दिखाई दे रहा है तो क्या कर लें 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 1 में क्या कर लेते हैं
13 को कॉमन कर लेते हैं। 13 कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 7 गुणे 11, 7 गुणे 11 और धन 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 13 में क्या हो जाएगा गुणे से 78, यानी कि 11,77 और 1 जोड़ लोगे 78, दोनों का गुणा कराओ कितना आ जाएगा 1014, जो कि एक भाज्य संख्या है, जो कि एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। चलिए अगला क्या दिया है, अगला दिया है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5। तो इसमें 5 दो बार है तो एक बार हम 5 को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 5 नहीं होगा क्योंकि 5 हमने कॉमन ले लिया है, तो 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 1 हो जाएगा। अब जब इन संख्याओं का हम गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 इन संख्याओं गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1008 और धन 1, यानी कि 5 गुणे 1009 बराबर क्या आ जाएगा, बराबर आएगा 5045। तो कहां क्या लिखेंगे, जो कि एक भाज्य संख्या है, जो कि एक भाज्य संख्या है, संख्या है। तो यहां हम लिख लेंगे, यहां लिख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं अतः संख्या 1014 और 5045 भाज्य संख्याएं होंगी। चलिए अब हमें लग रहा है कि आप बढ़िया से समझ रहे हैं इसको, और इसी तरह से हमारे वीडियो को प्यार और दुलार देते रहिए और आगे आगे पूरी वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि अगर पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो शायद आपका एक्सरसाइज भी पूरा नहीं होगा। और देखिए ज्यादा सोइए मत, जब तक सोएंगे तब तक कुछ नहीं होता है, ठीक है। जगेंगे, जितना जगेंगे और जितना पढ़ाई करेंगे उतना ही सब कुछ मिलेगा, और पढ़ाई करना बेकार नहीं होता है, क्योंकि पढ़ाई से सब कहते हैं ना कि पढ़ाई से क्या होता है, पढ़ाई से बहुत कुछ होता है। अगर हम पढ़े नहीं होते तो शायद हम आज आपको पढ़ा नहीं पाते। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को कर लेते हैं, पहले इसको ध्यान से पढ़ेंगे। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी कि यही एक वृत्ताकार पथ है जो मैंने बनाया है, ध्यान से दिखेगा। ये क्या है, वृत्ताकार पथ है। सोनिया जब इस वृत्ताकार पथ को पूरा घूम रहे तो कितना लग रहा है, 18 मिनट समय लग रहा है। और रवि उसी वृत्ताकार पथ पर जब चल रहा है तो कितना लग रहा है उसको, 12 मिनट चल रहा है। तो कह रहा है अगर दोनों एक ही स्थान से किसी एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करें तो कुछ तो होगा कि दोनों की चाल सेम नहीं होगी। तो अगर एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करें तो दोनों एक साथ फिर कब मिलेंगे, कितने मिनट बाद एक साथ दोनों मिलेंगे। तो चलिए अगर ये काम करना है तो दोनों का हम क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम। दोनों के समय का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। तो सोनिया को वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाने में लगा समय, चक्कर लगाने में लगा समय कितना समय लग गया, 18 मिनट। और वहीं पर रवि को वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाने में लगा समय, कितना समय लगा रवि को लग रहा है 12 मिनट। तो दोनों के समय का हम क्या करेंगे, दोनों के समय का क्या कर देंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, दोनों के समय का एलसीएम ले लेते हैं। तो क्या होगा, 18 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो क्या करेंगे 2 तिहाई 6 6 18, ठीक है। और 12 कर लेंगे, 2 दूना 4 तिया 12। देखिए 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, तो क्या कर लेंगे 2 गुणे 3
2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4 3 12 3 36, यानी कि अब देखिए दोनों का एलसीएम क्या आ गया 36, यानी कि 36 मिनट बाद, कितने मिनट बाद 36 मिनट बाद दोनों एक दूसरे से फिर मिलेंगे। अगर एक साथ दौड़ेंगे तब दोनों एक दूसरे से कब मिलेंगे, 36 मिनट बाद मिलेंगे। चलिए हम अपने अगले प्रश्न नंबर 12 पर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, लिखा है नीचे दी हुई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। तो इसके पहले हमने एक आकृति सॉल्व की है और इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो x का मान क्या होगा, इन दोनों का गुणनफल बराबर x होगा, तो क्या कर लेंगे x बराबर 3 गुणे 195, जब दोनों गुणा करवा लेंगे तो कितना आ जाएगा 585, यानी कि x का मान क्या आ गया भैया 585 आ गया। अब y बराबर करना है तो इन दोनों गुणनफल कर लीजिए, इन दोनों का गुणनफल कर लीजिए। इसको y को ज्ञात करने के दो तरीके हैं, पहले इन दोनों का गुणनफल कर लीजिए, क्या कर लीजिए इन दोनों का गुणा कर लीजिए। तो y बराबर में क्या कर लीजिए 5 गुणे 13, तो 13 5 हो जाएगा 65, ठीक है। अगला भी है कि इन दोनों के गुणनफल के बराबर ये है 195, तो क्या लिख देंगे 3y बराबर क्या है 195, तो y बराबर क्या हो जाएगा 195 बटा 3, 3 से काट दीजिए कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा, यानी कि चाहे जैसे आप y का मान निकाल सकते हैं, यानी कि y बराबर कितना है, y बराबर है 65 और x बराबर कितना है, x बराबर है 585, ठीक है। चलिए अब अपने अगले प्रश्न पर हम चलते हैं, नोट करते रहिएगा साथ साथ और साथ साथ दिमाग भी अपना चलाते रहिएगा। चलिए हम अपने अगले प्रश्न नंबर 13 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, जरा इसको ध्यान से पढ़ेंगे। व्याख्या कीजिए कि कोष्टक में 7 गुणे 13 गुणे 11 कोष्टक बंद धन 11 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 1 प्लस 3 भाज्य संख्याएं क्यों है। तो ये ऐसे ही एक प्रश्न और था, इसके पहले हमने सॉल्व किया था। चलिए इसको भी देख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं कि दिया क्या है। दिया है 7 गुणे 13 गुणे 11 और धन 11, ठीक है। इस ये भी ये दिया है और अगली संख्या क्या दिया है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 3, ठीक है। इन दोनों संख्याओं का भाज्य क्यों है, तो इसको दिखाना है कि भाज्य क्यों है। तो चलिए पहली संख्या को उठा लेते हैं, तो 7 गुणे 13 गुणे 11 और धन 11, इसमें क्या कर लेते हैं 11 कॉमन कर लेते हैं, तो 11 जब कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 7 गुणे 13 धन 1 हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा 11, यानी कि 91 प्लस 1 यानी कि 92 हो गया। तो 11 गुणे क्या हो जाएगा 92 बराबर क्या आ जाएगा 112, यानी कि जो कि भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है। चलिए अगले नंबर पर चलते हैं। अगला नंबर हमारा ये है, अगली संख्या ये है। तो ये संख्या क्या लिख रही है 7 गुणे कोष्टक में है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और कोष्टक बंद करने पर 3 कर लिया। तो हम क्या कर लेंगे 3 को कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 2 गुणे 1 और क्या हो जाएगा धन 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आप जब इन सब का गुणा करवा लेंगे तो कितना आ जाएगा 1680 धन 1, यानी कि क्या हो जाएगा 3 गुणे 1681 बराबर कितना आ जाएगा 5043, जो कि भाज्य संख्या है, जो कि क्या है भाज्य संख्या है। अतः यहां पर लिख देंगे अतः संख्या 1012 और 5043 भाज्य संख्याएं होंगी, भाज्य संख्याएं होंगी। बस ये सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया कि दोनों भाज्य क्यों हैं, तो भाज्य इसीलिए है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न और इस एक्सरसाइज के इस प्रश्नावली के अंतिम प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 14। चलिए प्रश्न नंबर 14 और इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन। नीचे दी गई आकृति में x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर एक आकृति बनी हुई है, इसमें x, y तथा z के मान ज्ञात करना है। चलिए हम ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए
x का मान क्या होगा, इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। तो x बराबर क्या लिख देंगे, 2 गुणे 3381 बराबर क्या आ जाएगा, 6762 आ जाएगा। x का मान आ गया। अब y का मान क्या आएगा, तो y का मान क्या कर लेते हैं, इन दोनों गुणनफल के बराबर, यानी कि इन दोनों जब गुणा करवाएंगे तो ये आएगा, क्या आएगा जी। तो क्या लिख देंगे, 3y बराबर लिख देंगे 3381, तो y बराबर क्या आ जाएगा 3381 बटा 3, काट देंगे कितना आ जाएगा 1127, यानी कि x का मान क्या निकल गया 6762 और y का मान क्या निकल गया 1127। अब हमको z का मान लाना है, तो z का मान क्या है, इन दोनों के गुणनफल के बराबर है 161, तो क्या लिख देंगे 7z = 161, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, z बराबर क्या हो जाएगा 161 बटे 7, ठीक है। जब काट देंगे 7 से 61 तो कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा, यानी कि z का मान क्या आ गया 23 आ गया। देखिए तीनों मान निकल गए। x का मान क्या आ गया, तो x का मान आ गया 6762, y का मान क्या आया 1127 और z का मान क्या आ गया दोस्तों 30, क्या आ गया 30। तो यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और यह प्रश्नावली खत्म होता है। हमें यकीन है कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा और ऐसे ही अपना प्यार दुलार बनाते रहिए और अपनी पढ़ाई को कामयाबी तक पहुंचाना ही आपका मकसद है। आपके माता पिता आपसे बड़ा उम्मीद लगा कर रखे हैं। तो चलिए आज हम इस वीडियो के साथ यहीं पर विदा लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे आपके प्रोत्साहन से हम प्रोत्साहित होंगे और हमारा भी प्रोत्साहन बढ़ेगा। चलिए आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी समय और इसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।